नाइन्थ क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है। फिजिक्स का आपका चैप्टर नंबर 2 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इजी भी है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम चैप्टर नंबर 8 में जो हमने पढ़ा था मोशन के अंदर, एक बार हम उसकी रिविजन ले लेते हैं, तो जो चीज़ें इसके अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने जो उसमें सीखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा था। ठीक है, एक हमने एक्सेलरेशन सीखा था, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर, वेक्टर, ये सारी बातें हम कर चुके थे। ओके, तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की, कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स आपने बचपन में पढ़ रखा है, एक पुल और पुश। ठीक है, दिस इज अ पुल और पुश। ठीक है, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में हो चुके हो, तो ये बच्चों वाली डेफिनेशन आपको इग्नोर करनी है। जो इसकी अब डेफिनेशन है वो है एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये कोशिश है, एफर्ट मतलब कोशिश। ठीक है, एन एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाइड, तो ये है फोर्स की डेफिनेशन। एन एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द पोजिशन, स्टेट ऑफ मोशन और इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक एफर्ट है, एफर्ट एक कोशिश है जो हम बाहर से करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है द पोजीशन, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन। देखो, पोजीशन का मतलब है कि अगर वो चीज़ यहाँ पर है तो मैंने इसको फोर्स लगाया, धक्का मार के इधर ले आया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है इसकी अगर स्पीड कम है तो उसको तेज कर सकता है, अगर उसकी स्पीड तेज है तो उसको कम भी कर सकता है, और अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है इसके अंदर। तीसरा, उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कोई चीज नॉर्थ में जा रही हो, आप उसको पुश करके उसको ईस्ट में कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये है फोर्स। फोर्स ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स का सिंबल होता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट का मतलब, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोग्राम मास की यूनिट है, उसी तरह से न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे हमारे फिजिक्स के अंदर, काफ़ी नाम है उनका, बहुत ज़्यादा नाम है उनके नाम पे तो पूरी फिजिक्स है। न्यूटोनियन फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे 9th क्लास में, वो सारी की सारी न्यूटोनियन फिजिक्स ही है, जो न्यूटन ने सबसे ज़्यादा वर्क इस पे किया था, और इसको हम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन। आपने सुनी होगी स्टोरी एप्पल वाली, सर पे सेब गिरा, ग्रेविटी की खोज हुई। ठीक है, तो वो सब कुछ न्यूटन ने ही किया था, तो उनके ऑनर में हमने फोर्स की यूनिट को नाम दिया। ठीक है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम उसके अंदर करते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो है फोर्स के टाइप्स हैं। तो फोर्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, हमारे पास दो तरह के फोर्स है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मतलब है कि जब वो चले ना, या फिर सेम स्पीड से चलता रहे। देखो, अगर कोई चीज़ सेम स्पीड से चल रही है तो उसको फोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें स्पीड बढ़ानी हो तभी हम फोर्स लगाते हैं, या स्पीड कम करनी हो तभी हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब है व्हेन आइदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, जब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ही तो बोलते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं पहले ही। ओके, तो उसके बाद जो चीज है हमारे पास वो है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, फिर अब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर फोर्स अनबैलेंस हो। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है जिसके अंदर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। कोई डाउट? ठीक है, देखो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं अच्छे से। मान लो मेरे पास ऐसे सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका वजन है 5 किलो। ठीक है, इसका वेट है 5 किलोग्राम। ठीक है, तो ये अभी यहीं पे रखा है आराम से। एक पर्सन आया, इसने इसको इधर धक्का लगाया। मान लो उसने कहा कि उसकी ताकत थी 100 न्यूटन, यानी कि उसने फोर्स लगाया 100 की ताकत से। ठीक है, लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने लगाया, दम लगाया,
अच्छी बात है। तो अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है तो आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन आया, उसने इधर से धक्का लगाना शुरू किया और उसने कितना फोर्स लगाया, उसने भी 100 ही लगाया। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। तो आंसर है किधर भी नहीं जाएगा, बीच में ही रह जाएगा। इधर से भी 100, इधर से भी 100। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, जब दोनों तरफ का नेट फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इज दिस ओके? ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरह से कि मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और ये है, मान लेते हैं, चलो 10 किलोग्राम का मान लेते हैं। इधर से एक पर्सन आया, उसने इसको पुश किया, इधर फोर्स लगाया, मान लीजिए 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, एक पर्सन इधर से आया लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर निकला और उसने 100 की जगह सिर्फ 90 न्यूटन का फोर्स लगा पाया। तो मान लो ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी, कौन जीतेगा? तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि ए जीत जाएगा क्योंकि ए का फोर्स क्या है, ज्यादा है ना। तो ए ने उसका फोर्स लगाया, बी ने इधर फोर्स लगाया, लेकिन जीतेगा कौन? ए। जीतने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ चला जाएगा, फिर इसके फोर्स को हटाता हुआ उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है अनबैलेंस फोर्स का, कि जब दोनों तरफ से फोर्स अनइक्वल लग रहा हो। ठीक है ना। आपने वो है जो अपने पास रोप पुलिंग गेम है, उसके अंदर जो भी टीम अनबैलेंस फोर्स लगा देगी वही जीत जाएगी। ठीक है, जिसका फोर्स पहले वाली टीम से ज्यादा होगा, पुल द रोप है ना, टग ऑफ वार। ओके, तो ये है हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, फोर्स पता लगा। ठीक है, फोर्स के दो टाइप्स पता लगे। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। फोर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इनर्शिया। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया की सिंपल सी अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, सबसे सिंपल रूल, इसके अलावा आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इनर्शिया डेट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास। ठीक है, इट इज मेजरमेंट ऑफ मास। इसका मतलब है कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, देखो इनर्शिया को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक साइकिल खड़ी है, ठीक है, और एक कार खड़ी है। ठीक है, दोनों खड़े आराम से, आपको मौका मिलता है कि आपको इसको धक्का मार के स्टार्ट करना है, तो कौन सी जल्दी हो जाएगी? धक्का लगाना किसको आसान है? आंसर है साइकिल को। ठीक है, तो ये वो एबिलिटी है ऑब्जेक्ट की जो अपोज करती है चेंज को। ठीक है, यानी कि उन चीजों का विरोध करती है, उन चीजों को अपोज करती है जो उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बदलाव लाने का मतलब, अगर वो चीज रेस्ट पे है, अगर वो चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है। ठीक है, अगर कोई इसको धक्का मारेगा तो जल्दी से नहीं चलती है। ठीक है, तो किस चीज को धक्का लगाना मुश्किल है? तो आंसर इसका मास ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अगर आपको कहा जाए कि आप 4 बच्चे आ जाओ, ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको पुश करो, फिर धक्का लगा, फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने धक्का लगाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है, चल पड़ती है। ठीक है, सेम चीज ट्रक के केस में हो जाए कि ट्रक के लिए कहा जाए कि आ जाओ, ये 4 बच्चे आ जाओ, धक्का लगाओ, तो ट्रक वाले पे नहीं लगेगा, बच्चों से तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए 4 की जगह हमें कम से कम भी 8 से 10 लोग चाहिए। ठीक है, तो अपोज करना किसको? जो उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इज दिस ओके? तो ये है थोड़ी सी पॉजिटिव डेफिनेशन की एबिलिटी है, ये उसकी खासियत है कि चेंज को रोकती है। ठीक है, दूसरी इसकी खासियत है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब वो इस काबिल नहीं है। ठीक है, वो इस लायक नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, जो अपने आप ही अपनी स्टेट को चेंज कर सके। ठीक है, अपने आप ही का मतलब ये हुआ कि अगर सोफा पड़ा है तो वहीं पड़ा रहेगा जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज भी किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे एक तो आप सोफा रख दो, एक ईंट रख दो और एक कागज रख दो, एक पंख रख दो। ठीक है, तो जल्दी कौन उड़ेगा? ऑफ कोर्स पंख उड़ेगा। ठीक है, पेपर उड़ेगा। क्या ईंट उड़ेगी क्या पंखे की हवा से? आंसर है नहीं उड़ेगी। तो उसमें ऐसी क्या है, क्या किसकी वजह से नहीं उड़ पा रही हो? तो आंसर है मास। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो इनर्शिया भी बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, एक तो हमारे पास है 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये का सिक्का है और एक 5 रुपये का सिक्का है, तो बताओ कि ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? 5 रुपये के सिक्के का। ठीक है, एक बस है और एक ट्रेन है, ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? ऑफ कोर्स ट्रेन का। एक हाथी है और एक ब्लू व्हेल है, तो ब्लू व्हेल का होगा। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल।
ठीक है, मैमल सबसे बड़ी ब्लू व्हेल ही है। ओके, तो इनर्शिया पता लगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास इनर्शिया, जो कि अपोज करता है किसको, चेंज को, कि चाहेगा कि उसमें बदलाव ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी। ठीक है, वो नहीं चाहेगी कि वो रुके। ठीक है ना, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, वो नहीं चाहेगी कि उसको चलना पड़े। तो ये सब कौन बताता है, इनर्शिया। अब आपके मन में आता है कि सर चलती हुई चीज तो रुक जाती है। हाँ, रुकी हुई चीज को हिलाना मुश्किल है, लेकिन चलती हुई चीज तो रुक जाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारी अर्थ को बने कितना टाइम हो चुका है, मिलियंस ऑफ ईयर हो चुके हैं, लेकिन वो तब से सन के चक्कर लगा ही रही है। ठीक है, सिंपल सा रीजन क्या है, क्योंकि उसके रास्ते में कोई नहीं आया। ठीक है ना, इतनी बड़ी अर्थ है, उसका मास इतना सारा है, तो उसके रास्ते में जिस दिन कोई आ जाएगा तो उस दिन उसका इनर्शिया, उसको रुकना पड़ेगा। रुकना क्यों पड़ेगा, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, आपके सामने कोई आ जाए तो एकदम से रुक जाते हैं। ठीक है, टक्कर होने के बाद रुक जाते हैं। हाँ, कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी के सामने आ जाओगे तो गाड़ी नहीं रुकेगी, आप रुक जाओगे। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया। ठीक है, पता लगा, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चीज है हमारे पास इनर्शिया के टाइप्स। तो हमारे पास इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह से अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करना ही चाहेगी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में ही चलना चाहेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इस चीज का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। सिंपल सी बात है, आपने डबल बेड जो लगा रखा है वो जहां है वहीं रहना चाहेगा, हिलता नहीं है अपने आप। ये अपने आप हिल जाता है, अपने आप नहीं हिलता, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। दिस ओके। उसी तरह से अगर कोई चीज चल रही है तो वो हमेशा चलते हुए रहना ही चाहेगी। ठीक है, जैसे कि अपना पंखा ही मान लीजिए, फैन जो है, आप जैसे ही फैन का बटन ऑफ करते हो तो क्या वो एकदम से उसी टाइम रुक जाता है? आंसर है नहीं, वो धीरे धीरे करके रुकता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ही था वो, कि अगर वो चल रहा चलते रहना चाहेगा जब तक उसको कोई रोकने की कोशिश ना करे। अब उसको रोक कौन रहा है, तो आसपास हमारे हवा मौजूद है, एयर मौजूद है ना, एयर के साथ टकरा के फ्रिक्शन कर करके वो रुक जाता है। ओके, फ्रिक्शन याद है आपको, 8th क्लास में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स जो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती रहना चाहेगी। ठीक है, जैसे कि आपने मूवीज में देखा है कि जैसे ही बुलेट चलाते हैं, ठीक है, किसी बंदूक में से, किसी गन में से बुलेट फायर करते हैं तो सीधा चलती है। ठीक है, कुछ एक मिसाइल्स हैं जो बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो इसका मतलब उसके अंदर हमने ऐसा सिस्टम लगा रखा है, उसके अंदर ऐसा एक चीज लगा रखी है जो उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, आप फुटबॉल के लात मारते हैं, वो सीधा चलती रहेगी। ठीक है, अपने आप, ऐसा तो नहीं है कि हवा में डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो किक करने का स्टाइल अलग होता है, तो वो फोर्स लगाने का ही है ना एक तरह से। ठीक है, इज दिस ओके। तो ये है इनर्शिया के 3 टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए इनके एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। एग्जांपल लो कि अ कार स्टार्ट्स सडनली, या बस स्टार्ट्स सडनली। जैसे ही गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है हम पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई, आपने ऐसा किया भी होगा, बाइक के ऊपर भी एकदम से स्टार्ट करते हैं पीछे की तरफ होते हैं, झटका सा लगता है ना। तो किसकी वजह से होता है, देखो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, जैसे ही एकदम से चली तो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम इस तरह से थे, जैसे ही गाड़ी चली नीचे वाला हिस्सा चला, हमारे ऊपर का ऑब्जेक्ट कहाँ है, वहीं रहना चाहता है ना, तो इस वजह से हम पीछे की तरफ गिरने को हो जाते हैं। ठीक है, कार स्टार्ट सडनली कह लीजिए, या फिर हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ ट्री शेकन। आप पेड़ की डाली को हिला दीजिए तो पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अपने धूप में गद्दा डाल के आप उसको डंडों से पीटते हैं तो मिट्टी निकलती है। तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, एकदम से ब्रेक लगा दो, ब्रेक्स अप्लाइड सडनली। जैसे ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, मोशन की आदत होगी थी ना, मोशन में थे तो तभी एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तरफ से क्या होगा, तेज गाड़ी चल रही है फिर एकदम से मोड़ दो, तो जैसे हम मोड़ते हैं तो एकदम से इस तरफ गिरने को हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले उस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे हमने गाड़ी को ऐसे मोड़ा तो हमारी बॉडी चाहती है उसी डायरेक्शन में जाए, इसलिए हम बाहर की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनर्शिया के टाइप्स। ठीक है, एक बार आप इसको यहाँ तक रीड कीजिए,
बुक के अंदर से, एनसीईआरटी के अंदर से अच्छे से रीडिंग लेना है इसकी, काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, और कोई भी हेल्प बुक अगर आप इसके अलावा भी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, तो आज हम एक बार यहीं तक करते हैं। थैंक यू।